औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हम इंट्रो टू पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिटरी फेडरेशन कॉन्फेडरेशन और फेडरल स्टेट के हवाले से, यानी गवर्नमेंट सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, यूनिटरी और कॉन्फेडरेशन और फेडरल। इसमें से हमने यूनिटरी और फेडरल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। आज हम ये गवर्नमेंट के जो सिस्टम है, इससे पहले हमने स्टेट पढ़ा था, यानी स्टेट का या गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको हम पढ़ते हैं कि इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, यूनिटरी किसे कहते हैं, फेडरल किसे कहते हैं और कॉन्फेडरेशन किसे कहते हैं। जो आपका इमरान साहब जो है उन्होंने डिस्कशन पोर्टल पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए थे, और मैंने उसको ऐसे सच आंसर भी नहीं किया था, मैं थोड़ा सा उसमें बिजी था। तो अभी मैं आपके जितने क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह मैं क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम को हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह है, और इसमें जो है, अच्छा काइंडली आप इस तरह करें, ये स्क्रीन पे वो ना करें, ठीक है। मैं इसको स्टॉप भी कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। कि यूनिटरी कॉन्फेडरेशन फेडरल ये क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिस्टम को पहले हम देखते हैं। देखिए, एवरी कंट्री हैज़ अ गवर्नमेंट दैट इज सेट अप इन इट्स ओन डिस्टिंक्ट वे। हर एक कंट्री का गवर्नमेंट होता है और अपने डिस्टिंक्ट तरीके से उसको चलाते हैं, इट्स ओन मेथड के ज़रिए उसको चलाते हैं। और वन थिंग जो है, आसमा आप काइंडली इसको वो करें, ये आप सब ने ये नोट करना है, ये रिकॉर्डिंग इधर चल रही है तो आपने वीडियो और वो ऑन ऑफ रखनी है, सही है। वीडियो भी ऑफ रखनी है और ऑडियो भी ऑफ रखनी है। बाद में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो 5-10 मिनट हम उसको दे देंगे, तो आप सिर्फ मैं आपको अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने वीडियो भी ऑफ रखनी है और साथ साथ ऑडियो भी ऑफ रखनी है, ठीक है। चलो सही हो गया। तो हम पढ़ रहे थे कि वन थिंग दैट अ कंट्री हैज डिसाइड ऑन हिज हाउ टू ऑर्गेनाइज द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स पावर। एक कंट्री वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि अपनी गवर्नमेंट को किस तरह ऑर्गेनाइज करे और फिर पावर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ठीक है। तो इसमें तीन जो है मेन स्प्रेड गवर्नमेंट जो है तीन तरीकों से वो डिवाइड करता है पावर को। और हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के डिफरेंट सिस्टम्स हैं। तो इसमें से पहला क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, फिर क्या है कॉन्फेडरेशन है, और फिर क्या है तीसरा जो है वो फेडरल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या है और किस तरह है, ठीक है। अच्छा, यूनिटरी गवर्नमेंट किसे कहते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट पोसेस मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर एंड अथॉरिटी। और फिर जो है ऑपरेट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, असाइन पावर टू स्टेट इन द लोकल गवर्नमेंट। ये देखो आसान सी बात है कि यूनिटरी गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर जो है और अथॉरिटी वो किसके पास हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। और जो आपके लोकल गवर्नमेंट है या आपके प्रोविंसेस हैं या आपके स्टेट्स हैं, वो जो है उसकी अपनी पावर नहीं होती, बल्कि उसको असाइन किया जाता है। उसको जो पावर होता है ना उनके, वो उनको सेंटर की तरफ से असाइन किया जाता है, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और जो आपके पावर है लोकल गवर्नमेंट या स्टेट के साथ, वो सेंटर की तरफ से असाइन दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है, ठीक है। चलो सही हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में देखिए, मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड और रन इन दिस वे। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया आपका क्यूबा और बोल्विया, और इस तरह यूरोप के यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इधर एक यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम है। और इसमें अच्छा, अब यूएस को देंगे। यूएस में यूनिटरी सिस्टम नहीं है, किस तरह नहीं है। यूनिटरी इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ यूएस गवर्नमेंट, और कांग्रेस डजंट हैव द पावर टू डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर और अपॉइंट गवर्नर।
ये जो यूएस गवर्नमेंट की जो अगर इसको हम देखें, ये यूनिटरी नहीं है। किस तरह यूनिटरी नहीं है कि उसमें कांग्रेस के साथ ये पावर नहीं है कि वो स्टेट के इश्यूज को, स्टेट के पावर को डिसॉल्व करे या गवर्नर्स को अपॉइंट करे, बल्कि वो उनकी जो स्टेट है वो खुद ऑटोनोमस है, ठीक है। यानी पावर उसमें लेजिस्लेशन में, गवर्नर अपॉइंटिंग में। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट को जो हम पढ़ रहे थे उसकी एग्जांपल में फ्रांस में देखे, यूके में देखे, तो उधर एक यूनिटरी सिस्टम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी होती है और पावर होती है, और जो स्टेट है या प्रोविंसेस है उसको कुछ ना कुछ पावर असाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और ये है कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट। यानी कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं? कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट जो है, ये सम कंट्रीज एग्री दैट दे वुड बी बेटर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और प्रोवाइड हेल्प एट देयर वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। कुछ ममालिक होते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं, कंट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में और कोऑपरेशन में काम करें तो वो बहुत बेहतर होगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि दे माइट साइन अ ट्रीटी और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच द कंट्रीज एग्री टू डिफेंड ईच अदर, ट्रेड विद ईच अदर एंड यूज अ कॉमन करेंसी एट्सेट्रा। तो उसमें वो ये करते हैं कि एक या तो एक ट्रीटी साइन कर देते हैं, या इसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि अगर ट्रीटी ना हो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उसके लिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन लिखते हैं कि ये कंट्रीज़ जो है ये इस ट्रीटी का हिस्सा है, और हम एक दूसरे के साथ या तो कॉमन करेंसी, फॉर एग्जांपल आप यूरोपियन यूनियन जो है, ये इसकी एग्जांपल भी हो सकती है, या इससे पहले आगे आएंगे भी, कि हमने पढ़ा था शायद आपकी क्लास में था या किसी और, कॉमनवेल्थ के बारे में। कॉमनवेल्थ इधर भी एग्जांपल में उन्होंने कोट किया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। कॉमनवेल्थ की जो एग्जांपल है ये, इसमें डिफरेंट कंट्रीज थे और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, और एक दूसरे के साथ ट्रेड में, कॉमन करेंसी में या इस तरह की चीज़ों में। तो ये इसको फिर कहते हैं कॉन्फेडरेशन, जब डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलके एक अलाइन बना ले, और उसमें वो क्या करे कि वो ट्रेड की भी हो सकती है, वो कॉमन करेंसी की भी हो सकती है, और डिफरेंट सोशल और इस तरह कल्चर में कोऑपरेशन, और लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें एरियाज़ हैं कि उसमें वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक कॉन्फेडरेशन बनाता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट। समझ गए? अच्छा वकास, आप बहुत लेट आए, तो अभी मैं आपको खैर एडमिट कर देता हूँ, बाद में आपने, चलो वकास साहब आपको वेलकम करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने अपनी जो है वो ऑफ रखनी है वॉइस को, और साथ नहीं सर, साथ मैंने दूसरी आईडी से सुनना। चलो आप इसको अनम्यूट हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट क्या है। कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट में यही है कि डिफरेंट कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ मिल के वो एक कॉन्फेडरेशन बना देता है, और उसमें बहुत सारे एरियाज में एक दूसरे के साथ हेल्प करता है, डिफेंड ईच अदर, टू ट्रेड विद ईच अदर, टू यूज़ अ कॉमन करेंसी एटसेट्रा। डिफरेंट एरियाज में वो कर सकते कोऑपरेशन। तो इसमें फिर क्या है कि मेंबर इज यूजुअली वॉलेंट्री एंड अ कंट्री कैन डिसाइड टू लीव एट एनी टाइम। इसमें ये बात है कि देखें, इसकी जो मेंबरशिप है कॉन्फेडरेशन का, ये वॉलेंट्री होता है, और इसमें डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डिसाइड कर सकता है टू लीव एट एनी टाइम, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर कोई, यानी एक लूज किस्म की कॉन्फेडरेशन होती है, यानी इसमें आप इस तरह नहीं कह सकते कि एक स्ट्रॉन्ग, आप एक दफ़ा इसके मेंबर बन गए फिर आपने नहीं निकलना, या आपने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है, नहीं। ये सिर्फ एक एरिया, डिफरेंट एरियाज में एक लूज सी कॉन्फेडरेशन होती है,
और उसमें आप बहुत सारे ममालिक एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल को देखते हैं, एक मिनट। हाँ, ये अच्छा, ये कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट की एग्जांपल ये हो गया। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ये इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो था, ये दिस इज अ वेरी बिग एसोसिएशन ऑफ मेंबर कंट्रीज दैट वर वंस पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और इसमें some recognize the queen as a head of the state, others don't, and it works to promote trade and solution to common problem among the member but cannot force member to do thing। वही बात है कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर था, तो उन्होंने ऐसे ही एग्जांपल में कोट किया है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ये एक फेडरेशन कॉन्फेडरेशन था और इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करता था टू प्रमोट ट्रेड एंड सोल्यूशन टू द कॉमन प्रॉब्लम्स अमॉन्ग द मेंबर। इसमें जो जो ममालिक थे उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की नाम से एक कॉन्फेडरेशन बनाई थी और इसमें वो एक दूसरे के साथ ट्रेड और इस तरह की चीज़ों में हेल्प करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मेंबर जो है उसको फोर्स नहीं किया जाता था कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। बस एक वॉलेंटियरली लोग आते थे और इसमें एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में रजिस्टर होते थे और इन्होंने ये एक कॉन्फेडरेशन बनाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि व्हाट इज वन प्रॉब्लम विद द कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट, के कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। और वो प्रॉब्लम ये है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन क्रिएट लॉज बट माइट नॉट बी एबल टू इन्फोर्स देम। देखिए, जो कॉन्फेडरेशन गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो बन जाती है, डिफरेंट कंट्रीज उसमें होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें वो इसकी लायक नहीं होती कि वो इसको इन्फोर्स करे। यानी लॉज तो बना सकते हैं लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन के साथ। यानी इसमें ये है कि द गवर्नमेंट पावर लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज और स्टेट। इसमें जो मेंबर्स होते हैं या कंट्रीज होते हैं या जो इसके मेंबर्स हैं उसके पास पावर होते हैं। तो इस वजह से ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्फेडरेशन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है। वो यही प्रॉब्लम है कि ये लॉस तो बना सकते हैं लेकिन इसको उसको परसू नहीं कर सकते, उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर किसी ने वॉलंटियरली उसको फॉलो किया और उस पर वो किया तो अच्छा है, वरना इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो, सही हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या है। फेडरल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, इन फेडरल गवर्नमेंट, ये हमने यूनिटरी और कॉन्फेडरेशन पढ़ लिया, अभी फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ स्मॉल डिवीजन सच एज स्टेट्स। फेडरल गवर्नमेंट में ये है कि इसमें पावर डिवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्मॉल डिवीजन में, यानी स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड होता है पावर। किस तरह डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का आप देख लें, इधर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि इसमें आपकी जो पावर है वो सेंटर और स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हुई है। और वो किस तरह डिवाइड हुई है कि एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। यानी अ डॉक्यूमेंट सच एज अ कॉन्स्टिट्यूशन may describe the rights, responsibilities and duties of the central government and states। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि वो ये तय करता है कि सेंटर के पास क्या होगा और प्रोविंसेस के पास क्या होगा या स्टेट्स के पास क्या होगा, वो ये तय कर देता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और इसमें यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी पावरफुल बट
एक मिनट. Central government can be powerful, but it doesn't have the ability to dissolve states or choose states leader. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो पावरफुल होता है, लेकिन प्रोविंसेस अपने दायरे इख्तियार में भी पावरफुल होता है. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो स्टेट को, यानी जो उसके प्रोविंस है या स्टेट है उसमें, उसको ना डिज़ोल्व कर सकता है ना उसके स्टेट लीडर को चूज़ कर सकता है, बल्कि प्रोविंसेस खुद अपने सीएम को और अपने स्टेट लीडर को चुनता है और अपनी असम्बली को खुद डिसॉल्व करता है. ये सारी चीज़ें फिर इसमें दो तीन बातें हैं. एक इस तरह है कि एक वो चीज़ें हैं कि वो सेंटर के पास होता है और एक है कि वो प्रोविंस के पास होता है. लेकिन इसके बीच में एक दूसरा लिस्ट है, यानी एक फेडरल लिस्ट हो गया और एक प्रोविंशियल लिस्ट हो गया और एक तीसरा एक लिस्ट है, उसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना वो एक ग्रे एरिया होता है. ग्रे एरिया का मतलब ये है कि वो सेंटर के पास भी होता है और वो प्रोविंस के पास भी होता है, यानी दोनों का उसमें दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. और एक मिनट. हाँ, इन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी है कि ऑस्ट्रेलिया में फेडरल सिस्टम है और वो किस तरह है कि ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं. ठीक है, यानी वो रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश 6 ब्रिटिश कॉलोनीज, जो द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया को वो रिप्रेजेंट करता है. यानी इसमें 2 टेरिटरीज हैं और पावर किस तरह स्प्लिट हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट में स्प्लिट हुआ है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ये लॉ ऑफ द लैंड है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन किया है कि कितना पावर नेशनल के पास गवर्नमेंट के पास होगा, कितना स्टेट के पास होगा और कितना लोकल गवर्नमेंट के पास होगा. तो जब एक पहले हमने पढ़ लिया ना फेडरल स्टेट में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन या डॉक्यूमेंट होता है कि वो ये डिफाइन कर देता है कि फेडरल के पास क्या होगा, सॉरी नेशनल के पास क्या होगा, यानी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या आपकी जो स्टेट है उसके पास क्या होगा या आपके लोकल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होंगे. तो ये एक फेडरल सिस्टम के इन्होंने एग्जांपल दी है. ठीक है, तो ये एक फेडरल सिस्टम का आप पाकिस्तान का भी कह सकते हैं कि सेंटर के पास जो आपके एरियाज है, डिफेंस का हो गया, इस तरह आपकी जो पावर है यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का, और इस तरह रेलवे का जो है ये किसके पास है, ये पाकिस्तान में सेंटर के पास है. और जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो प्रोविंशियल के पास एग्रीकल्चर और ये चीज़ें. ठीक है, तो ये एक और इस तरह के बीच बीच में भी चीज़ें हैं कि वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं. ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलिया का अगर हम फेडरल सिस्टम देखें उसमें क्या है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो gave the government right to pass law on certain subject and allow the state to keep all other law making rights. उसमें ये होता है कि कुछ अख्तियारात जो है वो स्टेट के पास होते हैं कि वो लॉ बनाए उस पर, यानी जो उनके 6 स्टेट्स हैं, और कुछ जो है वो सेंटर के पास होता है कि उस पे वो डिफरेंट डिसीजन लेते हैं और डिफरेंट लॉज जो है वो बनाते हैं. ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल जो उसकी फेडरल गवर्नमेंट है ना उसमें मिलिट्री आ जाता है और एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज, यानी फॉरेन जितने उसके रिलेशन है या मिलिट्री हो गया ये फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है. जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें एजुकेशन और स्टेट पॉलिसीज हैं, ये उन्होंने गलत लिखा है. जो एजुकेशन और स्टेट पुलिस जो है ये किस में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट में आता है. ठीक है, वो ये स्टेट के पास होता है. उसके 6 स्टेट्स हैं या प्रोविंस कह लें, उसके पास यही चीज़ें होती हैं, एजुकेशन और ये पुलिस वगैरह. और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास मिलिट्री और आपके एग्रीमेंट्स, जो फॉरेन रिलेशन यानी फॉरेन पॉलिसी और जो फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है. इस तरह पाकिस्तान में भी है, जो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर होता है, फॉरेन पॉलिसीज़ होते हैं, फॉरेन एम्बेसडर होता है, वो सारे के सारे फेडरल के पास होता है. और इस तरह आपका फाइनेंस का हो गया, आपके
बहुत सारे डिफेंस का हो गया, ये फेडरल के पास होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कि वो प्रोविंस के पास होते हैं। तो इसको कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं कि फेडरलिज्म क्या है और इसके फीचर क्या है, ठीक है। फेडरलिज्म और इसके फीचर्स जो है वो पढ़ते हैं। तो वो ये है कि फेडरेशन में ये है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट्स होते हैं। फेडरेशन में ये दो चीज़ है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और इसके प्रोविंसेस या स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म में ये है कि इट इज़ अ कोर सिस्टम वेयर द डुअल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस। फेडरल सिस्टम में एक डुअल मशीनरी होते हैं। क्या होता है? डुअल मशीनरी होते हैं, ठीक है। यानी डुअल मशीनरी इस तरह होता है कि इसमें अंडर फेडरलिज्म देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. One is central authority which looks after the major affairs of the country, and the other is of the local government which look after the day-to-day function activity of the particular region. इसमें आसान सी बात है कि फेडरलिज्म में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है कि जो आपके मेजर अफेयर्स हैं, जितने आपकी कंट्रीज के मेजर अफेयर्स हैं, मेजर इश्यूज हैं, उसको देखते हैं। सेकंड, जो आपका लोकल गवर्नमेंट है वो आपकी डे टू डे फंक्शंस को और एक्टिविटीज़ को देखते हैं, यानी पर्टिकुलरली रीजन वाइज एक्टिविटीज़ को और एक्शंस को देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, या पाकिस्तान का भी इस तरह फेडरल है, ये एक फेडरल कंट्री है और उसमें क्या है कि टू लेवल ऑफ पार्लियामेंट होता है, एक एट सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और एक एट स्टेट लेवल, और वी हैव द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये उधर भी एक स्टेट लेवल का होता है और एक सेंट्रल लेवल का होता है। इधर पाकिस्तान में भी प्रोविंस लेवल का और इस तरह सेंट्रल लेवल का, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जांपल भी हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फेडरलिज्म में एक स्टेट होता है और नेशनल, यानी इसमें ये एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और उसमें स्टेट्स होते हैं, वो दोनों मिल के काम करते हैं। आपकी लोकल गवर्नमेंट के अपने पावर डिफाइन होते हैं, आपकी प्रोविंसेस के अपने पावर डिफाइन होते हैं, और आपकी नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे प्रोविंस जो पावर है वो भी डिफाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं वो क्या है, इसको हम देखते हैं कि जो फेडरलिज्म के फीचर है वो ये है कि देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री एट लीस्ट, यानी फॉर एग्जांपल देयर कैन बी इवन मोर, बट द एंटायर पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड विद वन गवर्नमेंट. And contrary, you can see that we studied an unitary form of government, that there is the power is concentrated with the central government, but in the federalism the power is not concentrated with one government, ठीक है। जो फेडरलिज्म है उसमें पावर डिवाइड होता है, और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पावर एक सेंटर के पास होता है, लेकिन वो इस तरह कर सकते हैं कि वो जो है आपके प्रोविंसेस को असाइन करे कुछ पावर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पावर वो सेंटर के पास होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म है उसका फीचर यही है कि उसमें पावर जो है नॉट कंसंट्रेटेड विद वन गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, all level of governance will govern the same citizen but the jurisdiction will be different. वही सेम सिटीजन है लेकिन उस पे गवर्नेंस का जो लेवल है वो अलग अलग, जुरिस्डिक्शन अलग है, यानी कोई काम जो है वो प्रोविंस की जुरिस्डिक्शन में आता है, कोई काम जो है वो स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आता है, कोई काम जो है वो सेंटर की जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है। Both of the government will have clearly marked jurisdiction. It will be not that one of the government is just a figurehead government. यानी जो आपकी जुरिस्डिक्शन है, आपका जो काम है वो सही तरह से डिफाइन होता है, वो मार्क किया जाता है। यानी आपका जो प्रोविंस का सीएम होता है वो इस तरह नहीं कर सकता कि वो बाहर अपने सूबे की अलग एक फॉरेन पॉलिसी बनाए और किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं,
वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर जो है आपने असाइन, ये आपने डिफाइन किया हुआ है, आपने मार्क किया हुआ है फेडरल लेवल पे कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो फेडरल लेवल उसको, फेडरल मिनिस्ट्री उसको देखेगा। तो आपकी सूबे को ये हक नहीं है कि वो जो है किसी और मुल्क के साथ अलग से फॉरेन पॉलिसी बनाए या डिफेंस का अलग से अपनी कोई आर्मी बनाए, नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कहते हैं फेडरल लेवल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और ये इसमें एक चीज़ है, लेकिन इसमें फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। इसमें यह है कि देखिए, जो फेडरल सिस्टम है इसमें पावर और ड्यूटीज़ जो है वो लिस्टेड डाउन किया जाता है, यानी जो पावर है या ड्यूटीज़ है बहुत गवर्नमेंट की, वो क्या क्या किया जाता है, लिस्टेड डाउन किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल इसको आप सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं, या इधर इन्होंने यूनियन लिस्ट लिखा है, आप इसको सेंट्रल या फेडरल लिस्ट भी कह सकते हैं। इसमें डिफेंस आता है, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है। एग्जाम्पल में इन्होंने ये कोड किया है। या दूसरा एक स्टेट लिस्ट हो गया, कि उसको प्रोविंस लिस्ट भी कह सकते हैं, कि उसमें पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये चीज़ें आ गई। और कंकरेंट लिस्ट में आपकी एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज, जितने आपके लॉज है वगैरह, ये आप इसमें कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल में इस तरह डिवाइड किया है कि ये आप लिस्ट बना सकते हैं कि फेडरल लिस्ट के पास ये पावर, ये ड्यूटीज़ होंगे। सेंटर जो आपकी स्टेट लिस्ट, या एक बात याद रखें, इधर जो हम स्टेट की बात करते हैं ये दरअसल प्रोविंस के लिए उन्होंने यूज़ किया है, कि जो एक फेडरल लेवल में एक या फेडरल लेवल पे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में आप देखें, यूएस में स्टेट्स हैं ना, डिफरेंट स्टेट्स हैं। उधर भी एक फेडरल लेवल का है कि पावर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट्स एंड द यूएस कांग्रेस या यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ गए। तो ये दरअसल उन्होंने इस तरह यूज़ किया है। और फिर एक कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास ग्रे एरियाज में सेंटर के पास भी वही पावर्स होते हैं, और कुछ पावर जो है वो प्रोविंस के पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं कि फेडरल सिस्टम का बेसिक फीचर्स उसके क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। अच्छा, डिवीजन ऑफ पावर जो है वो क्या है कि इसमें पावर को डिवाइड किया जाता है प्रोविंस के साथ या स्टेट के साथ, सेंट्रल और स्टेट या सेंट्रल और प्रोविंस के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी कि उसमें 6 स्टेट्स हैं या 6 प्रोविंसेस कह लें, उसमें पावर वो डिवाइड किया जाता है उसके बीच में। इस तरह पाकिस्तान में सूबों और सेंटर के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसका एक बेसिक फीचर है, और वो ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो आपकी वो है फेडरल सिस्टम है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा। रिटन इसलिए होगा कि उसमें ये सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन हो। इसमें जितने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं, ये आपके साथ मेंशन हो, ये डिफाइन हो कि फेडरल का ये पावर है, ये इख्तियार है, और प्रोविंस का ये पावर है, और ये उनकी ड्यूटीज़ है, या ये उनका उनकी अथॉरिटी है, ठीक है, या लोकल गवर्नमेंट का। तो ये इसलिए इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि उसमें अमेंडमेंट इतनी आसानी से नहीं होती। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो। ऐसा ना हो कि आज पावर कुछ पावर जो है सेंटर के पास है, कल वो आप उसमें अमेंडमेंट कर ले और डायरेक्ट वो प्रोविंसेस को दे दे, या प्रोविंसेस से कल आप डायरेक्ट अख्तियारात ले ले और वो सेंटर को दे दे। ये नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल से इसमें अमेंडमेंट आती है, और वो अमेंडमेंट पहले प्रोविंस से पास हो के फिर वो जो है सेंट्रल में जाता है, सेंट्रल में फिर पास होकर नेशनल असम्बली से वो फिर सेनेट में जाता है, फिर सेनेट में, यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप एग्जांपल ले लेना, तो ये सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका की है। यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड है कि वो कोई 7-8 साल में कोई एक अमेंडमेंट हो जाता है, ठीक है।
तो ये बहुत ज़्यादा वक्त लगता है उनकी अमेंडमेंट में, वो नहीं कर सकता आसानी से। तो ये पाकिस्तान में इतना भी रिजिड नहीं है, इधर फेडरल है लेकिन फिर भी इसका रिजिड हम कह सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर रोज़ इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी रिजिड है, रिजिड हम इसको कह सकते हैं। और ये फेडरलिज्म के लिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मस्ट है कि इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी प्रोविंस की अलग पावर और ड्यूटीज़ होते हैं, आपकी जो आपका लॉ होता है ये वो इसमें डिफरेंट पावर्स, वो उसकी पावर की डिवीज़न होती हैं, इसलिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड रखा जाता है ताकि आसानी से उसमें अमेंडमेंट ना आ जाए और ऐसा ना हो कि उसका हुलिया ही बिगड़ जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ उसका मकसद ख़त्म हो जाए। इसलिए इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड रखते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक फीचर है उसका फेडरलिज्म का। अच्छा, इसके बाद फेडरलिज्म का एक फोर्थ वन फीचर ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वो है सुप्रीमेसी होती है इसमें, ठीक है। सुप्रीम पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिवाइड करता है कि ये फेडरल के पास है, ये गवर्नमेंट, ये सेंटर के पास है, ये स्टेट के पास है, या ये प्रोविंस के पास है, ये तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। अच्छा, एक फिफ्थ वन एक फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी इसमें जुडिशरी क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है। जुडिशरी जो है वो ना सेंटर के पास साथ देता है ना उसका प्रोविंस का, वो हक का साथ देता है, ठीक है। अगर सेंटर की कोई गलती हो तो वो सेंटर को क्लेम करता है, आइडेंटिफाई करता है, अगर प्रोविंस को की हो तो वो प्रोविंस को भी वो देखते हैं। तो ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट वो चेक रखता है दोनों के पावर पे, ठीक है। अच्छा, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक और फीचर है। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में यही है कि यानी दो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एक प्रोविंस के और एक सेंटर के, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है, अच्छा ये अभी आ गया, हम इसको भी एडमिट कर देते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलो ठीक हो गया, आपने अपनी वो, ये कौन आ गया, सही है, म्यूट है, ठीक है। तो इसमें यह है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है और इक्वलिटी ऑफ ऑल फेडरल स्टेट होते हैं, ठीक है। यानी इसमें सारे आपके जितने फेडरल स्टेट हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपका आज जो था यूनिटी और फेडरल स्टेट के हवाले से था। मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं फिर ये पोर्टल पे शेयर करूँ और आप उसको देखें। इसके बाद आपकी क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ, सही है। तो